So without taking much time, let us start our topic, that is importance of emotional intelligence in our life. जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग जिस तरीके से बिहेवियरल साइंस को समझते हैं, हमें ये पता है कि यदि हम किसी के भी पर्सनालिटी डायमेंशन की यदि बात करते हैं, तो पर्सनालिटी डायमेंशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, वन ऑफ द क्वेश्चन इज फिजिकल क्वेश्चन। फिजिकल क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि हमारी जो है शारीरिक क्षमता, या हमारा जो शारीरिक श्रम करने की क्षमता, या हम लोग फिजिकली कितने कैपेबल हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें होता है एक मेंटल क्वेश्चन, राइट। मेंटल क्वेश्चन जो कि ऑब्वियसली नाम से जैसे हम समझ सकते हैं, फिजिकल मतलब जहां हम उसको शारीरिक क्षमताओं से जोड़ रहे थे, यहाँ पर जो क्षमता रहती है वो मानसिक रहती है, और ये भी हमारी पर्सनालिटी डायमेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं आईक्यू। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि उस फला फला बंदे का इमोशनल क्वोशिएंट बहुत अच्छा है, या आईक्यू बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहाँ हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, उस एट्रीब्यूट को जो क्वोशिएंट दर्शाता है उसको हम इमोशनल क्वोशिएंट कहते हैं। इसके अलावा एक क्वोशिएंट जो आजकल बहुत प्रचलित है, और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, जिसको हम बोलते हैं सोशल क्वोशिएंट। बिकॉज पहले ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति में आईक्यू है, वही एक सफलता का पैमाना होता है, और वो किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देता है, या बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि इसमें धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हुआ, और जो मेंटल क्वोशिएंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। साथ ही एक चीज़ जो है पिछले दशक में काफ़ी उभर कर जो सामने आई है, जिस क्वोशिएंट को हम लोग कहते हैं सोशल क्वोशिएंट। सोशल क्वोशिएंट जैसे कि आप देखें कि एक व्यक्ति की क्षमता जिससे कि वो सोशलाइज हो सके, किसी भी पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल्स, वो जो है सोशल क्वोशिएंट के दायरे में आती है। और आजकल ये माना जाता है कि सिर्फ आईक्यू आपका पर्याप्त नहीं होता, सिर्फ आपका पीक्यू दैट इज फिजिकल क्वोशिएंट पर्याप्त नहीं होता, बट इट इज़ द सोशल क्वोशिएंट ऑल्सो, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपके पास में टैलेंट है, यदि आपके पास में प्रतिभा है, आपके पास में नॉलेज है, और साथ ही आपको सोशल क्वोशिएंट में भी बहुत अच्छी महारत हासिल करनी होगी, राइट। सो किसी भी व्यक्ति की ये क्षमता कि वो कितना सोशलाइज हो सकता है, इसको थोड़ा सा लेमन की भाषा में बोले तो कितना अच्छा नेटवर्किंग वो कर सकता है, उसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, और कितना अच्छा उसका इंटरपर्सनल स्किल है, वो डिफाइन करता है कि उस व्यक्ति का सोशल क्वोशिएंट क्या है। और साथ ही दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो एक क्वोशिएंट बहुत ही तीव्र बनकर उभरा है, या बहुत ही स्ट्रांगली जिसने टेकअप किया है, उसको हम लोग कहते हैं इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट का मैं आपको डेफिनेशन पे आने के पहले एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगा। आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार पर्सनल फ्रंट पे पहले आते हैं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि घर में किसी एक घर में आपने देखा होगा कि द पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बाकी सब अच्छा है उनके साथ में, लेकिन आप देखेंगे कि उनके घर में जो एम्प्लॉयज हैं उनके, जैसे कि मेड हो गई, या नौकर हो गए, सर्वेंट्स हो गए, वो टिकते नहीं हैं, राइट। टिकते नहीं इन द सेंस कि हर आए 2-3 महीने में या 6 महीने के अंदर उनको कंसिस्टेंटली या फ्रिक्वेंटली उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज दे आर एजुकेटेड, वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभ्य होते हैं, शिक्षित होते हैं, और साथ ही उन लोगों का आईक्यू लेवल भी अच्छा है, और कहीं अच्छी जगह पे सर्विस कर रहे होते हैं, या तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके यहाँ पे जो एट्रिशन है, जो कर्मचारी है वो टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने प्रोफेशनल वर्ल्ड में देखा होगा कि कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या कई बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप देखेंगे कि इवन एट द हायर लेवल, यदि आप देखेंगे प्रोटोकॉल की या हायरार्की की बात करेंगे, तो इवन एट द हाईएस्ट लेवल यू वुड फाइंड दैट द एट्रिशन इज ऑन अ वेरी हायर साइड। लोग टिक नहीं पाते हैं वहां पर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
the kind of infrastructure they are having, it is one of the best as far as that particular industry is concerned. लेकिन वहां पर एम्प्लॉयज टिक नहीं पाते हैं. सो मैंने आपको ये जो दो एग्जाम्पल दिए, मैं व्हाट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर इज दैट कि कहीं ना कहीं उसमें देखा जाता है कि देर इज अ गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल पार्ट और द इमोशनल लेवल. से इन द फर्स्ट केस जहां पर्सनल एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, नौकरों की नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे, घर की बात कर रहे थे, वहां पर देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ गैप कि वहां पर जो कर्मचारी है, जो नौकर है या जो मेड है, उनका जो इमोशनल लेवल को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, या कहीं ना कहीं उस बैलेंस को समझने में दिक्कत हो जाती है. सेम चीज यदि हम जो प्रोफेशनल एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने आपको बताया बाकी सारी चीजें अच्छी है, वहां पर लोगों का आईक्यू भी अच्छा है, दे आर वन ऑफ द दे आर वन ऑफ द क्रीमी लेयर ऑफ द इंडस्ट्री इज कंसर्न, राइट. लेकिन फिर भी आफ्टर सम टाइम्स वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है एंड अल्टीमेटली द पर्सन हैज टू लीव. तो इन सिचुएशंस में देखा यह गया है कि जो ये चीज़ है जहां पर जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ की कमी होती है. इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशनल कोशिएंट, राइट. सो इमोशनल कोशिएंट होता क्या है, जैसे हमने देखा जो इंटेलिजेंस की बात होती है, यहीं पर इमोशनल कोशिएंट को जो नापने का जो पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, उसको हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. और इमोशनल इंटेलिजेंस मैं आपको एक बहुत अच्छा रीडिंग सजेस्ट करूंगा. मिस्टर गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस. कभी आपको यदि पढ़ने का शौक है, या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, देन प्लीज रीड दिस बुक, राइट. सो it will give a different perspective altogether to your thinking, the way your emotions are, the way other people are thinking, and how to channelize and how to use your emotions for constructive purposes, राइट. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इमोशनल इंटेलिजेंस. तो यदि आप डेफिनेशन को देखें, टेक्निकल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इमोशनल इंटेलिजेंस के यदि डेफिनेशन के ऊपर टेक्निकली जाना चाहें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को समझ सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को समझकर कंस्ट्रक्टिवली इन इमोशंस को अपने बेटरमेंट के लिए या अपने वर्क प्लेस पे या अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसी क्वालिटी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, राइट. एंड ये देखा गया है कि जिस तरीके से हम लोग पहले मानते थे कि आईक्यू को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आज की तारीख में जो है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट plays a very vital role and even higher role than IQ. ठीक है. तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि people have got excellent interpersonal skills, they have got a very good networking, and they have got a tremendous amount of acceptance. वो जहाँ पर भी जाते हैं, be it his peer group or be it his companies, colleagues, be it their social life, वो जहाँ पर भी जाते हैं, there is a good amount of acceptability to these guys, and ये लोग दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी खुद की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. सो दे हैव गॉट देयर एबिलिटी टू बैलेंस between their emotions, to understand their emotions, and at the same time understanding the emotions of other persons also, right. So आज की तारीख में यदि हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी के रूप में उभर रहा है, और ये एक आज की तारीख में सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाने लगा है, राइट. And on Women's Day, let me admit the fact that researchers also suggest that as far as having an emotional connect is concerned, emotional balance is concerned, having an emotional intelligence, understanding the emotions of self, understanding the emotions of others, and having a right balance and to utilize it for the positive, and constructive use. For that, definitely females have an upper edge over their counterpart gender, right. So that's why emotional intelligence plays a very vital role as far as the success rate in the present scenario is concerned. तो मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बताया. अब इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स जिनको कि हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यदि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है, दैट इज
अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, मतलब सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि सबसे पहले यदि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है। गलत इन द सेंस कि जैसे जहाँ पर इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस में जैसे फॉर एग्जांपल इमोशन ऑफ मोटिवेशन, इमोशन ऑफ फीलिंग पॉजिटिव, इमोशन ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स, फीलिंग ऑफ प्लेजर। वहीं पर यदि आप देखेंगे देयर आर नेगेटिव इमोशंस ऑल्सो, जैसे कि सैडनेस इज वन ऑफ द नेगेटिव इमोशंस, या डिप्रेशन इज वन ऑफ द नेगेटिव इमोशंस, या फीलिंग नॉट सो गुड, और ग्लूमीनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव इमोशंस। तो एज फार एज दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कंसर्न, यहाँ पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इमोशन गलत नहीं होता है। यदि आप आस्तिक हैं तो आप समझिए कि ईश्वर ने कोई भी चीज अकारक नहीं बनाई है, कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं बनाई है। एंड यदि इफ यू आर एथिस्ट, यदि आप नास्तिक हैं, तो आप समझिए कि साइंस भी ये कहता है कि कोई भी चीज बगैर पर्पस के नहीं होती है, और हर चीज का कोई ना कोई रोल इस दुनिया में जरूर होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस ये कहता है कि विदाउट गिविंग अ जजमेंट टू दैट पर्टिकुलर इमोशन, फर्स्टली यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर दैट यू आर हैविंग दैट इमोशन। आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द इमोशन ऑफ नॉट सो पॉजिटिव, एंड यू आर हैविंग एन इमोशन ऑफ पॉजिटिव नोट काइंड ऑफ इमोशंस विथ यू, राइट। सो आपको सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके पास में आप यू आर फेसिंग दैट पर्टिकुलर इमोशनल फेज, ठीक है। तो सबसे पहला फेज आपको सेल्फ अवेयरनेस का ये बोलता है कि आपको इस बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि आप कौन सी फेज से गुजर रहे हैं, या आप अभी कौन सी इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड थिंग जो स्टेप होता है इसमें, या जो सेकेंड एट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजिंग इमोशंस। तो मैनेजिंग इमोशंस के पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अवेयर होना बहुत जरूरी है कि वाकई में यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ इमोशन। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप आता है दैट इज मैनेजिंग योर इमोशंस। सो मैनेजिंग योर इमोशंस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको इसमें दो एग्जांपल देता हूँ। एक इमोशन जैसे होता है सैडनेस का, दूसरा जैसे एग्जांपल होता है जैसे एंगर का, राइट। सो सैडनेस का इमोशन जो है, यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, यदि आप किसी दिन मान लीजिए सैड है और आपको आपके उस मूड में या आपके उस इमोशन में, यदि फॉर एग्जांपल आपकी माता जी या आपकी मदर जो है आपको रूम साफ करने का कह दे, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे बहुत इरिटेशन होता है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को यदि आप इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो आप समझेंगे कि असल में ये इरिटेशन आपको क्यों हो रहा है। क्या रूम साफ करने से आपको इरिटेशन हो रहा है, या जो है आपको इस चीज से इरिटेशन हो रहा है कि आप ऑलरेडी एक सैड मूड में थे, या आपके सैड इमोशन से आपका पाला पड़ा था, यू हैड अ वेरी बैड डे इन द ऑफिस, या फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हुआ है एंड आप एक ग्लूमी फेस से गुजर रहे हैं, एंड सडनली जो है माता जी आपको आकर 2-3 बार कह देती है बेटा रूम साफ कर लो, रूम साफ कर लो, ठीक है। सो सडनली देयर इज एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, और वो आउटबर्स्ट इसलिए हो जाता है कि बिकॉज अब आप 23-24 साल के हो चुके हैं, एंड आपको यदि कोई इस तरीके से चाइल्डली यदि ट्रीट कर रहा है, तो वो जो चीज, वो इमोशन जो है आपका बाहर आता है आउटबर्स्ट के रूप में। सो यहाँ पर प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर इमोशन की नहीं है, लेकिन जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, यदि आप पहले उस फेज को समझ लें कि ये जो मुझे सैडनेस हो रही है उसके कारण से मेरा जो है वो मूड ठीक नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्ली आप उस चीज को बेटर मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यदि एंगर यदि आप फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक में जा रहे हैं, और ट्रैफिक में सडनली कोई एक व्यक्ति सडनली पैदल या क्रॉस करते हुए रोड को आपके गाड़ी के सामने आ जाता है, या कोई बाइक आ जाती है, तो सडनली आपके मुंह से हो सकता है कुछ अपशब्द निकल जाए, या बहुत ज्यादा गुस्से वाली बात निकल जाए, ठीक है। तो आपको ये इस चीज को जो है, यदि आप अपने आप को कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने से निकला पाया किसी परेशानी से गुजर रहा होगा, या कोई बाइक वाला है, हो सकता है कि उसकी गाड़ी एकदम खराब हो गई हो। अब भले रीजन भले दूसरा हो सकता है जो चीज आपने अज्यूम की है वो शायद सच ना हो, लेकिन यदि आप ये अपने मन में इस चीज को दोहराते हैं और यदि इस बात को सोचते हैं, तो एटलीस्ट उस समय में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे, राइट।
इसलिए सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है सेल्फ अवेयरनेस, एंड जो सेकंड स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजिंग इमोशंस। हम लोग इमोशंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देन द थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज द मोटिवेशन। मोटिवेशन से मतलब ये है कि आपने जो है सेल्फ अवेयरनेस में आप सेल्फ अवेयर हुए कि आप किस तरीके के इमोशंस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। देन सेकेंडली आप उस इमोशंस को मैनेज करना सीख गए हैं फॉर योर एडवांटेज। थर्ड थिंग ये होती है कि अब नाउ हाउ टू टेक द एडवांटेज ऑफ दीज इमोशंस और स्टेट टू मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेट योर सेल्फ से यहाँ पर मैं आपको दो चीजें जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड एज होप। यहाँ पर यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं दैट सपोज इफ यू हैड अ बैड डे इन द ऑफिस, आपका जो है ऑफिस में आज बहुत ही बुरा समय गया है, एंड आपको जब आप सोने के लिए गए व्हेन यू आर रिटायरिंग फॉर द डे, यू आर फीलिंग हाईली डीमोटिवेटेड, राइट। तो इस चीज से उभरने के लिए या इस चीज से निपटने के लिए इमोशंस, आप जो अपने इमोशंस को लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपने इंसिडेंसेस नोट करना शुरू किए कि में आज मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, या फॉर एग्जांपल आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही बुरा गया। उसके सामने आप एक कॉलम बना सकते हैं और ये जो टोन है इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, आज का मेरा ऑफिस में बुरा दिन गया, लेकिन उससे मुझे सीखने में मदद मिली कि मुझ में क्या कमियां हैं और मैं इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास कर सकता हूँ, राइट। या तो क्या हुआ, आज मेरा जो दिन है वो पर्सनली बहुत ही बुरा गया, या मुझे मेरे किसी दोस्त ने बहुत भला बुरा बोल दिया, लेकिन तो क्या हुआ, मुझे इससे सीख मिली कि शायद मुझ में कुछ कमियां हैं और जिनको मुझे एज अ फ्रेंड दूर करने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। तो अब आपने किया क्या एक्चुअली, जो आपके नेगेटिव टोन ऑफ वॉइस थी या जो आपके नेगेटिव इमोशंस थे उनको आपने मोटिवेटिंग टोन में कन्वर्ट किया, सो दैट कि यू फील ऑप्टिमिस्टिक। यदि आप अगले दिन उस चीज को फेस करेंगे या यदि उस चीज का सामना आप करेंगे, तो यू विल सून रियलाइज दैट कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू। और ये चीज आपको हमेशा होपफुल रखेगा, ये चीज आपको हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देन द फोर्थ थिंग इज एम्पैथी। नाउ व्हेनेवर दिस टर्म कम्स दैट इज एम्पैथी, हमारे मन में एम्पैथी का जो है दूसरा ही मीनिंग सामने आता है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना या दया का भाव रखना किसी के प्रति, राइट। बट एम्पैथी का मतलब होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुभूति। समानुभूति का मतलब ये होता है कि आप दया न रखें, आप समानुभूति रखें, मतलब समान अनुभूति रखें सामने वाले बंदे के लिए कि वो किस तरीके से सोच रहा होगा, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समानुभूति रखना या एम्पैथी रखना बहुत आसानी से कर लेता है जो उसके जैसा ही हो। उसके जैसा ही हो इसका मतलब कि बाय नेचर या बाय बिहेवियर वो उसके जितना ही इंटेलिजेंट हो या उसके जितना ही नॉटी हो या उसके जैसा ही चंचल हो या उसके जैसा ही गंभीर हो, ठीक है। तो वहां पर एक व्यक्ति को एम्पैथाइज करने में बहुत आसानी होती है। चैलेंजिंग चीज ये होती है कि जब कोई एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो दो तीन एग्जांपल्स बताए यहाँ पर कि सपोज किसी ने आप कार चला रहे हैं लेकिन सडनली कोई व्यक्ति बीच में आ जाता है, राइट। या किसी ने आपको आप अच्छे खासे जा रहे हैं लेकिन किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया रास्ते में, या कमेंट कर दिया, या ऑफिस में किसी ने आपके ऊपर कोई एक टॉन्ट कर दिया, सरकास्टिक रिमार्क पास कर दिया। तो वहां पर आप देखिए हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। वहां पर हमें एम्पैथाइज करने की जरूरत होती है कि कुछ रीजन ऐसे रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बॉस कई बार डांट देते होंगे, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि जो बॉस है वो घर पे किसी से लड़ाई करके आए होंगे, राइट। ही मस्ट बी हैविंग अ फाइट विथ हिज वाइफ, या कुछ घर में ऐसी चीज हो गई हो जिसके कारण से उनका मूड खराब हो गया। So normally people find it difficult to empathize with persons who are not their kind of। तो वहां पर इस चीज को आपको बहुत समझने की जरूरत है कि यू विल हैव टू थिंक दैट हर किसी का किसी चीज को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। मतलब हम किसी चीज के बारे में यदि एक विचार रखते हैं या एक नजरिया रखते हैं, तो जरूरी नहीं कि इस दुनिया का हर व्यक्ति भी वही दृष्टिकोण रखे या वही नजरिया रखे, राइट। बिकॉज
आपने देखा होगा एक हाथ में भी जो सारी उंगलियां रहती है वो डिफरेंट रहती है, पांचों उंगलियां भी समान नहीं होती है। सो इट्स ओके नॉट टू बी ओके। कई बार जो है ये चीज बहुत ही सही साबित होती है कि ओके नहीं होना भी कई बार ओके होता है, राइट? उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। सो हैंडलिंग रिलेशनशिप से ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको चीजें बताई सेल्फ अवेयरनेस की, मैनेजिंग इमोशंस मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों में आप देखेंगे मैनेजिंग इमोशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ मैनेजिंग इमोशंस। आपने देखा होगा कि सन 1992 में देयर वाज अ वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है? तो इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, जहां पर इंडिया ने पहली पारी खेलते हुए 287 का स्कोर खड़ा किया था, और पाकिस्तान को जीतने के लिए 288 चाहिए थे, और कुछ 2 ओवर का पेनल्टी लगा था पाकिस्तान को ओवर रेट की वजह से, तो ये स्कोर उनको 48 आवर्स में बनाना था। अब पाकिस्तान की जो पारी की शुरुआत करने उतरे सईद अनवर एंड आमिर सुहेल। एंड नॉर्मली मैं अपनी खुद की बात करूं, बिकॉज आई वाज इन कॉलेजेस दोज डेज, तो हम सब मान के चल रहे थे कि 287 48 आवर्स में इट्स अ हरक्यूलन टास्क, तो कोई आराम से बना ही नहीं पाएगा और हम लोग आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन टू ओवर अटर सरप्राइजेस हम लोगों ने देखा कि आमिर सुहेल और सईद अनवर ने जो धुलाई करना शुरू करी इंडियन बॉलर्स की, एंड दैट टाइम पेस अटैक में जो है जवागल श्रीनाथ एंड वेंकटेश प्रसाद थे। तो कुछ 8 ओवर में ऑलरेडी 83 का स्कोर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि यदि इसी स्पीड से ये लोग खेलते रहे आमिर सुहेल एंड सईद अनवर, तो शायद 35 या 40 ओवर में ये लोग आराम से पाकिस्तान को जिता देंगे। लेकिन उस बीच में वो इंसिडेंस हुआ जो शायद हर एक क्रिकेट प्रेमी को जिंदगी भर याद रहेगा। आपने देखा होगा देयर वाज अ टिफ बिटवीन वेंकटेश प्रसाद एंड आमिर सुहेल। आमिर सुहेल ने जो है वेंकटेश प्रसाद को ऑफ साइड में एक चौका मारा, and out of sheer outburst of emotion he became so emotional, he became so aggressive, and out of arrogance he started to show a bat towards venkatesh prasad, और उसका जो एक्शन था वो बहुत ही ऑफेंडिंग था। नाउ एट दैट सिचुएशन प्रोबेबली यदि और कोई होता तो शायद वो हो सकता था कि वो इस चीज से डिस्करेज हो जाता या डीमोटिवेट हो जाता, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर बीटिंग अस वेरी हार्ड, बहुत बुरी तरीके से धुलाई हो रही थी। लेकिन वेंकटेश, इन स्पाइट ऑफ दैट, वेंकटेश प्रसाद केप्ट हिज कूल एट दैट टाइम, एंड अगली बॉल पे उन्होंने जो आमिर सुहेल के डंडे बिखेर दिए। हर क्रिकेट प्रेमी आज भी आपको इंसिडेंट्स बता रहा हूं तो आई एम हैविंग गूज पिंपल्स, बिकॉज दैट वाज सच अ द एक्साइटेड मोमेंट। बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था वो, राइट? किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एंड अनदर इंसिडेंट जो शायद कोई भी नहीं भूलेगा, युवराज सिंह और एंड्रू फ्लिंटॉफ का जो टिफ हुआ था, राइट? एंड वो गुस्सा निकला था बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड पे, राइट? और 6 छक्के पड़े थे, T20 मैच था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो उस केस में भी आप समझिए कि बेसिकली युवराज सिंह ने क्या किया था। युवराज सिंह हैज सिंपली चैनलाइज हिज एग्रेशन, और उसका जो एनर्जी था उसने उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया था, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, राइट? इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे पर्सनल लाइफ में भी आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस, यदि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से यदि रिहर्स करते हैं, तो यू वुड ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर इमोशंस। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अवेयर होना जरूरी है दैट व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट यू आर गोइंग इन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एज पर द इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है? तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपके थॉट्स एक अलग चीज है और आपके जो इमोशंस हैं वो एक अलग चीज है, राइट? एंड थर्ड इज मोटिवेशन। आप अपने मोटिवेशन के लिए उनको कैसे यूज कर सकते हैं। देन हाउ टू एम्पैथाइज एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने आपको बेसिकली आज बहुत ही रफ लेवल पे, बहुत ही रॉ लेवल पे इन चीज़ों को समझाया। आने वाले सेशन में व्हेन वी विल मीट फॉर एपिसोड 2 ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, we would discuss this thing in further details, and I would like to also have your queries, your feedbacks, your questions regarding if any coaching you require, particularly for overcoming some emotions or some problems you are facing in your personal life, in your academic life, or in professional life. So I would be keen to know that. ठीक है?
आज के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग